हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 276 ऐश्वर्या's पेनफुल डेथ। अब आगे। आहार्य जंगल के एकदम अंदर आ चुका था, तभी एक ब्लैक कपड़े पहने आदमी सामने से उसके पास आया। बॉस, वो वहां है। उद्धरण चिन्ह। ऐश्वर्या को कुछ लोगों ने गड्ढे से बाहर निकाला। वो नींद में थी, आखिर वो रात भर से वहां थी। किसी ने उसके चेहरे पर पानी फेंका तो उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने अपने सामने उन दो आदमियों को देखा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ से निकाला। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों ने कोई रिएक्ट नहीं किया। ऐश्वर्या जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। उसने एक कदम बढ़ाया ही था कि उनमें से एक आदमी ने पीछे से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। ऐश्वर्या चिल्लाते हुए, जाने दो मुझे। उद्धरण चिन्ह। एज यू विश। उसने किसी की आवाज सुनी और उस ओर सर घुमाया। आहार्य को अपने सामने देखते ही उसकी सांस रुक गई। आहार्य को अपनी तरफ कदम बढ़ाता देख उसका खून सूखने लगा। वो अपना हाथ छुड़ाने के लिए और ज्यादा तेजी से स्ट्रगल करने लगी। जब आहार्य उससे 4 कदम की दूरी पर आकर खड़ा हुआ तो ऐश्वर्या के माथे पर पसीना टपकने लगा। उसका दिल डर के मारे जोरों से धड़क रहा था। हिम्मत कर वो चिल्लाई, प्लीज हेल्प, प्लीज कोई मुझे बचाओ। उद्धरण चिन्ह। आहार्य को उसकी आवाज सुनकर बेहद नफरत महसूस हुई। ये लड़की जिसका नाम तक उसे याद नहीं था, वो उसकी वाइफ की इस कंडीशन की वजह थी। आहार्य ने अपने दांत पीस लिए। ऐश्वर्या आहार्य को देखते हुए घबराते हुए बोली, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। उसके लिए तुम जिंदा बचोगी तब न, आहार्य ठंडी आवाज में कहा। ऐश्वर्या उसकी आंखों की चमक देख कांप गई। वो रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बहुत शौक है न तुम्हें दूसरों को ड्रग देने का। उद्धरण चिन्ह। ऐश्वर्या रोते हुए न में सर हिलाने लगी। प्लीज, आई एम सॉरी। उद्धरण चिन्ह। उसके बार बार ऐसा कहने से आहार्य को कल रात का मंजर याद आ रहा था, जब इत्ती उससे छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। वो नफरत की आग में जलने लगा। उसने अपने हाथ में पकड़े उस पैकेट के खोला और उसमें हाथ डालकर एक शीशी बाहर निकाली। उस शीशी को देखते ही ऐश्वर्या की रूह कांप गई। वो तेज तेज रोते हुए बोली, प्लीज डोंट डू दैट। आहार्य उस शीशी को घूरते हुए बोला, डोंट वरी, जो ड्रग तुमने मुझे दिया था ये वो नहीं है, इट्स क्वाइट डिफरेंट। इसे मैंने अभी बनाया है। इसे तुम पर ट्राई करते हैं, ये सही से वर्क करता है या नहीं। अगर ये सक्सेसफुल हुआ देन इट्स योर बैड लक। उसने वो शीशी और एक इंजेक्शन अपने पास खड़े गार्ड को दे दिया। जाहिर था वो उसे घटिया लड़की को छूने नहीं वाला था। आहार्य अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए इत्मीनान से बोला, इस ड्रग को इंजेक्ट करने के बाद इंसान अपने सामने वाले इंसान को खाने लगता है। आहार्य ने थोड़ा पॉज लिया। और अगर सामने कोई इंसान न हो तो वो इंसान अपने आप को ही खाने लगता है। जो ड्रग तुमने मुझे दिया था ये उसी की तरह है। दोनों ही ड्रग में इंसान को बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है। लेट्स सी ये वर्क करता है या नहीं। ऐश्वर्या बस स्ट्रगल करती रही और गार्ड ने बेरहमी से इंजेक्शन को उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। ऐश्वर्या की जोरदार चीख उस जंगल में गूंज उठी। अगले ही पल गार्ड ने दोबारा उसे उस गड्ढे में धक्का दे दिया। ऐश्वर्या जोर की आवाज के साथ मुंह के बल अंदर जा गिरी। उसे तेजी से अपनी बॉडी में कुछ एहसास हो रहा था। वो जल्दी से उठकर बैठ गई और तेज तेज अपने को हाथों पर खुजली करने लगी। अहह। उसे लग रहा था कि कुछ तेजी से उसके जिस्म के हर हिस्से में चुभ रहा था, जो वक्त के साथ साथ और बढ़ने लगा। डू यू फील दैट? उसने सर उठाकर देखा तो आहार्य उसे नफरत से उसे घूर रहा था। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे अपनी बॉडी में जलन हो रही है। आई सी कांट टॉलरेट दैट। यू डिजर्व मोर। ऐश्वर्या ने अपने हाथ को देखा और अगले ही पल उसने अपने दांतों से अपने हाथ की स्किन खींच ली। ऐसा करते ही वो दर्द से चिल्लाने लगी,
उसे अगले ही पल घिन आई। उसे लगा वो उल्टी कर देगी। ये उसने क्या किया? उसके हाथ की हड्डियां नजर आने लगी। उसके मुंह अपने ही खून से सन गया। उसे अपने हलक में अपने ही खून का स्वाद आया। अगले ही पल उसने उल्टी कर दी। उसने फिर सर उठाया और रोने लगी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। आहार्या एविलिशली बोला, अपने घटिया खून का टेस्ट अच्छा नहीं लगा। ऐश्वर्या के पैर कांपने लगे। वो बैठ गई। इससे अच्छा तो वो अपनी जान ले ले। उसने आसपास अपनी नजरें दौड़ाई, उसे कुछ नहीं दिखा। वो बेबसी से लेट गई। आहार्या अब और उस घटिया लड़की की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने गार्ड्स की तरफ देखा। जब ये दम तोड़ दे तो उसे यही दफना देना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। ऐश्वर्या ने मिट्टी को कसकर अपने हाथों में भरा और अपना सर मिट्टी में रगड़ते हुए तड़पने लगी। प्लीज, कोई मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत आ है। वो अपनी पूरी जान लगाकर कर चीखी। उसने अपनी गर्दन पर तेज दर्द हुआ। अगले ही पल उसने अपनी गर्दन पर इतनी जोर से खरोचा कि उसकी स्किन उसके हाथ में आ गई। वो पता नहीं ये सब क्यों कर रही थी। जब जब वो बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए ये सब करती, उसे एक नया जख्म मिलता जो और ज्यादा दुखता। इससे अच्छा मुझे मार दो। उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी खून से सनी उंगलियां देखी और उस खून से अट्रैक्ट होकर अपनी उंगलियां अपने मुंह में लेकर चबाने लगी। उसके जिस्म का हर हिस्सा जख्मी हो गया था। अब तो उसमें इतनी जान भी नहीं बची थी कि वो उठ सके। उसने महसूस किया उसके इंटरनल ऑर्गन मेल्ट हो रहे थे। उसे अपने पेट में और सर में एक तेज प्रेशर फील होने लगा। गार्ड्स को भयंकर बदबू आई, लेकिन वो वैसे ही खड़े रहे। एक गार्ड ने टाइम देखा। ऐश्वर्या को ड्रग इंजेक्ट किए 35 मिनट हो गए थे। अगले ही पल उन्होंने आवाज सुनी तो जल्दी से नीचे देखा। ऐश्वर्या का पेट फट गया था और उसके गले हुए इंटेस्टाइन बाहर आ गए थे। अगले 3 मिनट में उसका सर भी ब्लास्ट हो गया। उसके सर में भरा फ्लूइड और उसका ब्रेन चिथड़ों में उड़ गया। दम तो उसने तभी तोड़ दिया था जब उसका पेट ब्लास्ट हुआ था। गार्ड्स अगले ही पल उस पर मिट्टी डालने लगे, जैसे वो इसी लम्हे के इंतजार में थे। एपिसोड 277, मैं हर सेकंड मर रहा हूँ। पुलिस स्टेशन के एक लॉकअप में ऋतिक को उल्टा लटकाया गया था। इस वक्त वो हल्की बेहोशी की हालत में था। उसकी पीठ, बाजू, हर हिस्से में डंडे से मारने के निशान थे, जिनसे खून रिस रहा था। उसके बालों से नीचे फर्श पर जल रही हल्की आग की वजह से पसीना टपक रहा था और उसका जिस्म भी पसीने से तरबतर था, जो उसके जख्मों में जलन पैदा कर रहा था। उसके जिस्म का हर हिस्सा अब इस कदर सुन्न पड़ चुका था कि उसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। कुछ देर पहले उसे यहाँ लाया गया और फिर उसे लॉकअप में लाकर उल्टा लटका दिया गया और नीचे हल्की आंच में आग लगा दी गई। और फिर शुरू हुआ टिपिकल फिजिकल टॉर्चर जो अमूमन बड़े मुजरिमों को दिया जाता था। इंस्पेक्टर ने करीब 10 मिनट तक बुरी तरीके से उस पर डंडे बरसाए। न उसने ही एक लफ्ज कहा, न ऋतिक ने। अभी भी उसे कोई गिल्ट नहीं था। उसकी नजर में उसने जो किया वो सही था, बावजूद इसके वो इन सब चीजों के लिए भी तैयार था। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ किसी ने उसे नीचे उतारा और वहां बने सीमेंट के बेंच पर लेटा दिया। ऋतिक ने हल्की आंख खोली। धीरे धीरे उसे होश आ रहा था, जिससे उसे अब और ज्यादा दर्द का एहसास होने लगा। करीब 20 मिनट वो आंखें बंद किए लेटा रहा। उसने लॉकअप खुलने की आवाज सुनी तो धीरे से आंखें खोलकर उस ओर देखा। उसकी नजरें धुंधली थी, बावजूद इसके वो पहचान गया वो कौन था। आहार्या उसके सामने आया और साइड रखा पानी से भरा मटका उठकर झटके से सारा पानी उसके चेहरे पर फेंका और मटका छोड़ दिया। चंद पलों में मटका टुकड़ों में बिखर गया। चेहरे पर पानी पड़ने से ऋतिक और ज्यादा सेंसर्स में लौटा। उसे आहार्य को नफरत से घुली आवाज आई, आखिर तुमने अपना बदला ले ही लिया हम। इसी वक्त के इंतजार में थे न तुम, और जब तुम्हें मौका मिला तो तुमने मेरी कमजोरी पर वार कर दिया। उसके लफ्ज बहुत कड़वे थे, जो ऋतिक को बहुत चुभे। उसने अपनी कमजोर आवाज में आखिर कुछ कहा, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? वो धीरे से तकलीफ में हंसा।
आहार्य ने हाथ बढ़ाया और उसके बालों को कसकर पकड़ा। ऋतिक जो पहले ही दर्द में था उसकी तकलीफ में इजाफा हो गया। आहार्य उसका सर ऊपर करते हुए नफरत भरे लहजे में बोला, गलत क्या सोचा मैंने? 7 साल पहले तुम इसी मकसद से तो आए थे। तुम्हें लगता था मैं तुम्हारे डैड की मौत का जिम्मेदार हूँ। तुम मुझे बर्बाद करने आए थे, एक्चुअली नहीं। तुम तो उस मोहिनी सिंह का मोहरा थे और अब भी हो। आखिर तुमने उसके प्लान को सक्सेसफुल बना ही दिया। आहार्य ने झटके से उसे छोड़ा तो ऋतिक का सर दीवार पर जा लगा। ऋतिक ने अपना सर पकड़ा और उसे देखते हुए हर्टफुल वॉइस में बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था आप मेरी लॉयल्टी पर शक करेंगे। हाँ, उस वक्त मेरा यही मकसद था क्योंकि उन्होंने मुझे प्रूफ दिखाए थे। ये भी सच है कि मैं आपको डिस्ट्रॉय करने के मकसद से आया था। उस वक्त आप सब जानते थे, फिर भी आपने मुझे अपना असिस्टेंट बनाया। मैंने कई बार प्लानिंग की जिससे आपकी बदनामी हुई, आप सब जानते थे, फिर भी आपने मुझे सब करने दिया। आप चाहते तो पहले ही दिन मुझे डिस्ट्रॉय कर सकते थे, आखिर उस वक्त में कुछ नहीं था। लेकिन आपने मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दिया। मैंने भी इन 7 सालों में पूरी शिद्दत से अपनी लॉयल्टी निभाई। उसकी जबान लड़खड़ा गई। लेकिन आज आपने जो कहा, इट्स रियली हर्टिंग। इतना दर्द तो मुझे तब भी नहीं हुआ था जब वो इंस्पेक्टर मुझे टॉर्चर कर रहा था। दर्द? हट! आहार्य ने अपने दांत पीस लिए। जो कल तुमने किया उसके मुकाबले ये कुछ नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं लाइफ टाइम रिग्रेट में रहूंगा। माँ, मैंने उसे तकलीफ दी जिसकी सैडनेस भी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। वो चिल्ला उठा। उसके इमोशंस बेकाबू थे। एंड यू नो, तुम मेरी हर फीलिंग से वाकिफ थे, फिर भी तुमने ऐसा किया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? माँ, मैं आपको मरते हुए कैसे देखता? आहार्य का हाथ उसके चेहरे से करीब से गुजरा और उसने तेजी से दीवार पर पंच किया। अगर मैं मर रहा था तो मरने देते। उसे तकलीफ देने से अच्छा मैं मर ही जाता। अभी जिंदा रहकर मैं हर सेकंड मर रहा हूँ। इस वक्त मैं मरने से भी वर्स्ट कंडीशन में हूँ। मैं उसे फेस नहीं कर पा रहा। उससे नजरें नहीं मिला पा रहा। मुझे डर है कि वो मुझे माफ करेगी या नहीं। अगर वो माफ कर भी दे, लेकिन मैं कभी इस गिल्ट से बाहर नहीं आ पाऊंगा। उसने ऋतिक का कॉलर पकड़ा और उसे हिलाते हुए चिल्लाया, तुम्हारे साथ क्या गलत किया था उसने? तुम्हारी औकात नहीं थी। उसने तुम्हें अपने भाई का दर्जा दिया था और तुमने क्या किया? उस पर जरा भी तरस नहीं खाया। आपने उनके लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं। उनका भी कुछ फर्ज बनता है। वो अभी भी अपनी बात पर अड़ा था। आहार्य ने गुस्से से उसे झटक दिया। लॉकअप की कम रोशनी में ऋतिक ने उसकी आंखें देखी जो तकलीफ में डूबी हुई थी। ऐश्वर्या को उसने सिर्फ मौत दी, न उसकी कुछ सुनी, न अपनी नफरत जाहिर की, लेकिन ऋतिक के सामने वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था। वो इस पल किस कदर खौफजदा था, कितने गिल्ट में था। उसके जहन में इमोशंस का सैलाब उमड़ रहा था। डर, गिल्ट, तकलीफ, गुस्सा उसे अंदर से मार रहे थे। किसी ने बदला लिया, किसी ने अपना फर्ज निभाया, लेकिन इन सब में उसका रिश्ता खराब हो गया। उसे जिंदगी भर का गिल्ट मिल गया। आहार्य ने बोलना बंद कर दिया। बार उसकी गुस्से और घुटन से भरी सांसें लॉकअप की खामोशी तोड़ रही थी। ऋतिक ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। उससे पहले ही आहार्य जाने के लिए पलट गया। आई विल शो, तुम यहाँ से कभी बाहर ना आ पाओ। दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना कहकर वो वहां से बाहर चला गया। आहार्य की बात सुनकर ऋतिक को बहुत तकलीफ पहुंची, यानी अब वो उसका असिस्टेंट नहीं रहा। तकलीफ लाजमी थी। 7 साल, 7 साल तक उसने आहार्य के साथ काम किया था। वो तब से उसके साथ था जब आहार्य ने सब शुरुआत की थी। वो शायद वाहिद इंसान था जो उसके हर राज, उसके हर रंग, उसकी हर फितरत से वाकिफ था। आहार्य ने कभी कोई दोस्त नहीं बनाए तो उसने भी किसी के सामने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया था। वो ही उसका वाहिद दोस्त था। वही उसका इकलौता भाई, उसका राजदार। उसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। ऋतिक की आंखों में तेजी से नमी भर आई। पहली बार उसे इत्ती पर गुस्सा सा आया। गौरी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने आहार्य से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उस तक पहुंच न सकी। मजबूरन उन्होंने सिंह फैमिली से मदद मांगी। तेज सिंह जी ने अपनी पूरी पावर लगा दी, लेकिन ऋतिक को जेल से नहीं निकाल पाए।
यहाँ तक कि किसी को ऋतिक से मिलने तक नहीं दिया गया। सिंह फैमिली तक आहार्य से कांटेक्ट नहीं कर पाए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो है कहाँ। गौरी जी के बाद कोई सबसे ज्यादा तकलीफ में था तो मौनी। उसने इत्ती को कॉल करने की कोशिश की लेकिन उसका फोन भी स्विच्ड ऑफ था। इत्ती ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें सूखी थी। इत्ती को होश में आता देख प्रगति जल्दी से उसके सर को सहलाते हुए बोली, तुम्हें होश आ गया। ये कहते हुए उसकी आवाज नम थी। इत्ती ने उसे देखा और कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। धीरे धीरे उसके जहन में वो मंजर ताजा हुआ तो उसने जल्दी से प्रगति का हाथ पकड़ लिया। प्रगति उसका सर सहलाते हुए बोली, हाँ मैं यही हूँ, बताओ तुम्हें क्या हुआ है। जवाब देने की जगह इत्ती ने पूरे वार्ड में नजरें घुमाई। उसकी आंखें किसी को खोज रही थी। जब उसकी आंखों को वो न मिला तो उसकी आंखें उदासी में डूब गई। प्रगति ने उसका चेहरा अपनी ओर किया और प्यार से बोली, अपनी भाभीसा को नहीं बताओगी क्या हुआ? तुम तो मुझे सब बताती हो ना, प्लीज बताओ। प्रगति का गला तकलीफ से भर आया। इत्ती का दिमाग अभी भी सदमे से बाहर नहीं आया था। हाँ, लेकिन सुबह के मुकाबले अब वो कुछ कुछ सोच पा रही थी, वरना सुबह तो उसे सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। वो अब आहार्य को देखना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी आखिर वो सब क्या था। उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन वो तो था ही नहीं। वो क्यों नहीं था? इस वक्त तो उसे उसके साथ, उसके पास होना चाहिए था। आखिर इत्ती को इस वक्त उसकी बहुत जरूरत थी। उसका दिल भारी हो गया और आंखें तेजी से बहने लगी। तुम रो क्यों रही हो? प्रगति पैनिक करने लगी। इत्ती बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। इससे वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई। उसके दिमाग में बहुत सवाल, बहुत बातें थी जिसे वो लफ्जों में बयां करना चाहती थी लेकिन कुछ न कहने की वजह से वो बुरी तरह से घुटकर और ज्यादा रोने लगी। उसने दूर खुलने की आवाज सुनी। उसने जल्दी से उस ओर देखा। उसका धड़कता दिल ठंडा पड़ गया और आंखों में जो कुछ वक्त पहले चमक आई थी वो गायब हो गई। डॉक्टर उसके करीब आए। शुक्र है आपको होश आ गया। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने अपने होंठ खोले लेकिन वही था, कुछ कह न सकी। डॉक्टर कामली उसका सर सहलाते हुए बोली, ठीक है, खुद को इतना प्रेशर मत दीजिए, आपकी आवाज टेम्पररी चली गई है। इत्ती ने ये सुना तो उसकी पलकें परेशानी से तेजी से झपकने लगी। प्रगति शोक होते हुए बोली, क्या बकवास कर रही हैं आप? डॉक्टर का अंदाज अभी भी काम था। डोंट वरी, ये टेम्पररी हैं, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। ऐसा कहकर उन्होंने इत्ती की ड्रिप चेंज की और वहां से चली गई। मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। प्रगति इत्ती के सर पर हाथ रखते हुए बोली, फिर जल्दी डॉक्टर के पीछे चली गई। एपिसोड 278 टूटता रिश्ता। अब आगे। हॉस्पिटल के बाहर आहार्य काफी देर तक अपनी कार में बैठा था। आज उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो इत्ती को फेस करे। उसका दिल उसे देखने के लिए, उसकी केयर करने के लिए तड़प रहा था लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। शायद उसकी शर्मिंदगी, उसका गिल्ट। इस वक्त अपना सर सीट पर टिकाकर अपनी आंखें बंद किए वो एकदम खामोश था। उसका चेहरा जितना खामोश था अंदर से वो उतना ही तबाह था। एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें लाल और कुछ थकी हुई थी। उसका हैंडसम चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया था। आखिर उसने एक गहरी सांस ली और कार से बाहर आ गया। प्रगति जब वापस वार्ड में आई उस वक्त वो बेहद गुस्से में थी, साथ ही उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो कांपते हुए बोली, उन्होंने तुम्हारे साथ ही अंडस्को। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। इत्ती का उतरा हुआ चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन आवाज जाने की वजह से वो मजबूर थी। उसने प्रगति का हाथ पकड़ा लेकिन प्रगति इस वक्त बेहद गुस्से में थी। कोई इतना घाटिया कैसे हो सकता है? अपनी वाइफ, तुम्हारे साथ वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? अभी हम वापस जाएंगे। मैं तुम्हें बिल्कुल उस घाटिया इंसान के साथ नहीं रहने दूंगी। प्रगति ने आहार्य के बारे में बहुत बुरा भला कहा, जिसे सुनकर इत्ती का खून खोल गया। वो प्रगति को बहुत कुछ सुनाना चाहती थी। आखिर वो ऐसे कैसे उसके हस्बैंड के लिए ऐसा कह सकती है?
लेकिन वो बोल नहीं पाए, बस घुटती रह गई। गुस्से और प्रेशर से उसका सर दुखने लगा। उसने प्रैक्टी का हाथ छोड़ा और फ्रस्ट्रेट होकर अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त वो इतनी कमजोर थी कि उठ भी नहीं सकती थी। बाद में जरूर मैं आपको इस बात का जवाब दूंगी, उसने सोचा। दूर एक बार फिर खुला। इत्ती ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसे लगा जरूर इस बार भी कोई डॉक्टर या नर्स होगी। प्रगति ने एक नजर उस और देखा। पहले तो वो थोड़ा हैरान हुई, अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्सा नजर आया। आहार्य डोर पकड़कर कुछ पल खड़ा रहा। उसके चेहरे से लग रहा था उसने सब सुन लिया था। उसने इत्ती को देखा जिसकी आंखें बंद थी। वो बस खामोशी से ये सब सुनती रही। यानी उसकी नजर में भी वो एक घाटिया इंसान था। उसे प्रगति की बात का जर्रा बराबर बुरा नहीं लगा, लेकिन इत्ती की ये बेफिक्री, इत्ती को लेकर वो हमेशा से बहुत सेंसिटिव था। उसकी हर छोटी से छोटी बात से उसे बहुत फर्क पड़ता था। भले वो गलत था, कहीं न कहीं वो चाहता था इत्ती उसके लिए स्टैंड ले। आखिर वो उससे प्यार करती थी। लेकिन उसकी बेफिक्र देख आहार्य का दिल जख्मी हो गया। उसकी पकड़ दरवाजे के हैंडल पर कस गई। जाहिर था उसने इत्ती को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। साथ ही उसकी बची कुची हिम्मत भी टूट गई। दिल ही दिल में उसने एक फैसला लिया। इतनी घटिया हरकत करने के बाद अब आप यहाँ क्यों आए हैं? प्रगति गुस्से से बोली। इत्ती ने जल्दी से अपनी आंख खोलकर उस ओर देखा। उसका दिल घबरा भी रहा था, लेकिन आहार्य को देखकर उसकी आंखों को सुकून मिला। वो कब से उसे देखना चाहती थी। बेहद जरूरत थी उसे आहार्य की। उसे आदत थी जब भी वो उससे नाराज होती थी तो उसे अपना पास नहीं चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहती थी वो उसके पास हो, उसे मनाए। और वो होता था हमेशा, जब तक वो मान नहीं जाती वो उसे मनाता। लेकिन ये पहली दफा था जब वो नहीं था, और ये पहली बार था जब वो उसे शिद्दत से चाहती थी। इत्ती सीधा उसकी आंखों में देख रही थी। लेकिन आहार्य, वो उसे नहीं देख रहा था, उसकी नजरें तो कहीं और थी। वो उससे अपनी नजरें बचा रहा था। चले जाए आप यहाँ से। प्रगति कुछ कदम आगे आए जिससे इत्ती अब आहार्य को नहीं देख पा रही थी। न वो बोल सकती थी न उठ सकती थी। बेचैनी से उसकी पकड़ बेडशीट पर कस गई। आहार्य ने प्रगति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो भारी कदमों से इत्ती के करीब आया और बेड पर उसके नजदीक खड़ा हो गया। इस पल भी वो उसे नहीं देख रहा था। इत्ती उसे देखते हुए बेआवाज रोने लगी। आहार्य प्रगति को देखते हुए भारी लहजे में बोला, मैंने सब अरेंज कर दिया है, इसे अपने साथ ले जाओ। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने सुना तो जल्दी से आहार्य का हाथ पकड़ बेबसी से नमे सर हिलाने लगी। आहार्य को कुछ फील हुआ। उसने इत्ती के हाथ को देखा, खासकर उसके नाखूनों को जो टूटे हुए थे। कल तक उसके नाखून कितने खूबसूरत हुआ करते थे, और उनका रिश्ता भी। आहार्य को एक बार फिर अपनी बेरहमी याद आए और वो घुटने लगा। अगले ही पल उसने इत्ती के हाथ को अपने हाथ से हटाकर आहिस्ता से बेड पर रख दिया। उसकी इस हरकत से इत्ती को बहुत बुरा लगा। मैं एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ दिनों के लिए पेरिस जा रहा हूँ, तुम अपनी भाभी के साथ चली जाओ। वैसे भी मुझ जैसे घटिया इंसान के साथ रहोगी तो और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगी। उद्धरण चिन्ह। उसने ठंडी सी आवाज में बिना उसे देखे कहा, और अगले ही पल तेज कदमों के साथ वार्ड से निकल गया। इत्ती बस आंसू भरी आंखों से उसे देखते रह गई। आहार्य की बातें और उसके ऐसे जाने से उसका दिल टूट गया। प्रगति इत्ती के पास आए और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, सुना तुमने? तुम इस हालत में हो और तुम्हारे सो-कॉल्ड पति को डील की पड़ी है। प्रगति का दिल कड़वा हो गया। कितनी नाजों से उन्होंने इत्ती को पाला था, फिर उसकी शादी की, और आज वो इस हाल में थी जिसका तसव्वुर उन्होंने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं किया था। इत्ती ने कोई रिएक्ट नहीं किया, वो बस बेआवाज रो रही थी। बार बार आहार्य का बिहेवियर सोचकर दिल दिमाग फट रहा था। काफी देर तक वो बहुत कुछ सोचती रही। प्रगति उससे लगातार बातें किए जा रही थी, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। ज्यादा मत सोचो। उद्धरण चिन्ह। इत्ती 2 दिन हॉस्पिटल में रही। उसे पूरी उम्मीद थी आहार्य जरूर उससे मिलने आएगा, लेकिन वो नहीं आया, जिससे इत्ती नाउम्मीद हो गई।
डॉक्टर इत्ती को चेक कर उसके वार्ड से निकली। ये रात का वक्त था। उनकी नजर आहार्या पर गई, जो दीवार पर टिकर खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसकी हालत अब और ज्यादा बिखरी हुई थी। उसके कपड़े भी वही 2 दिन पहले वाले थे। 2 दिन से वो रात के वक्त आता, सारी रात ऐसे ही खड़ा रहता और सुबह होते ही चला जाता। डॉक्टर ने पास में नो स्मोकिंग का बोर्ड देखा, जिसे उसने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। आहार्य ने अपनी सिगरेट बट को अपनी उंगली से मसल दिया और सीधा खड़ा होकर अपना वही सवाल दोहराया, अब वो कैसी हैं? वो तो ठीक हैं, लेकिन आपकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। आपको माइग्रेन है, ऐसे स्ट्रेस लेंगे तो अंडरस्को दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, उसने सामने देखते हुए ठंडेपन से कहा, और एक और सिगरेट जला ली। डॉक्टर ने एक पल उसे देखा और वहां से चली गई। सुबह होते ही आहार्य वहां से चला गया। अगले दिन इत्ती भी प्रैक्टी के मनाने पर नाउम्मीद होकर उसके साथ सिरोही आ गई। अंडरस्को 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 अक्षय और मीरा की शादी महज 2 परिवारों का सौदा था। अक्षय हरगिज ये शादी नहीं करना चाहता था। उसने शादी से पहले मीरा से साफ कह दिया, अगर उसने उससे शादी की तो वो उसकी जिंदगी बदतर बना देगा। हुआ भी यही, शादी के बाद ऐसी कोई जिल्लत नहीं तो जो अक्षय ने मीरा को न दी हो। आखिर क्योंकि मीरा ने अक्षय की नामंजूरी के बाद भी उससे शादी। क्या मीरा जगह पाएगी अक्षय के दिल में अपने लिए प्यार, या सहती रहेगी उसकी जिल्लत और नफरत ताउम्र? एपिसोड 279, मैं उन्हें डाइवोर्स दूंगी। अब आगे। इस वक्त इत्ती अपने कमरे में लेटी थी। उसने प्रैक्टी से रिक्वेस्ट की थी कि वो किसी को इस बारे में न बताए, शिवाय को भी नहीं। गनीमत थी कि शिवाय कुछ काम से आउट ऑफ कंट्री गया था। प्रैक्टी ने कुछ सोचकर उसकी बात मान ली। उसने घर वालों से इतना कहा कि उसका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया था और उस वक्त शोक से उसकी आवाज चली गई। इत्ती यहाँ आना चाहती थी तो वो उसे ले आई। उस एक लम्हे सब इतना पैनिक कर गए थे, अगर उन्हें असली वजह पता होती तो शायद गजब आ जाता। इत्ती को यहाँ आए 2 दिन हो गए थे, लेकिन वो किसी से कुछ खास बात नहीं करती। ज्यादातर वक्त वो अपने रूम में ही रहकर कुछ सोचती रहती थी। रात का वक्त था। वो अपने रूम में आंखें बंद किए लेटी थी। वो सो नहीं रही थी। दिल उसका किसी लम्हे के इंतजार में थी। उसे किसी आहट का एहसास हुआ तो उसकी सांसें रुक गई। दिल बगावत पर उतर आया। उसने ब्लैंकेट को कसकर पकड़ा और खुद को कंट्रोल किया। रूम में अंधेरा और खामोशी थी। आंखें बंद किए भी उसे अपने चेहरे पर किसी की परछाई फील हुई। फिर एहसास हुआ कोई उसके बहुत नजदीक था। ये खुशबू, कब से वो इसी का इंतजार कर रही थी। उसने आंखें बंद की और उसकी सांसें फील करने लगी। आहार्य इत्ती के करीब बेड के नीचे बैठ गया। वो बस उसे देखता था और इत्ती उसे फील करती रही। उसने सोचा था कुछ वक्त उसे स्पेस देगा, लेकिन उससे नहीं हुआ। बात कुछ वक्त की थी, लेकिन उससे नहीं हुआ। वो नहीं बर्दाश्त कर पाता था उससे दूरी। 2 दिन से वो रोज रात को यहाँ आ रहा था। पूरा दिन वो इस लम्हे का वेट करता था कि वो उसके पास आए, उसे देखे, उसकी करीबी महसूस करे। वो उसका सुकून थी, उसकी आदत, उसकी वाइफ जिसे वो हद से ज्यादा प्यार करता था। घंटों गुजर गए, सुबह होने को थी जब वो उठा। उसने इत्ती का ब्लैंकेट ठीक किया और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। उसके मुड़ते ही इत्ती ने आंखें खोली और उसे सुबह की हल्की रोशनी में देखा। कुछ ही दिनों में वो कितना कमजोर हो गया था। जब वो चला गया तो इत्ती उठकर बैठ गई। उसे बहुत रोना आ रहा था। उसने कंट्रोल किया। आप बहुत बुरे हैं, सच में। जब मेरे बिना रह नहीं सकते तो लेने क्यों नहीं आते? आपके पास हर चीज का सॉल्यूशन होता है, तो इस बार क्या हुआ? उसने मन ही मन कहा। तभी उसके रूम का डोर खुला और प्रैक्टी अंदर आते हुए बोली, तुम फिर रो रही हो? इत्ती ने नजरें उठाकर उसे देखते हुए नमे सर हिला दिया। क्या सोचा है तुमने? वो उसके करीब आकर बैठ गई। इत्ती ने इशारे से पूछा, किस बारे में? डाइवोर्स के बारे में। मैं ज्यादा दिन तक सबसे ये छुपा नहीं सकती। न तुम्हें इस हाल में देख सकती हूँ। तुम्हें मालूम है, जब मैं तुम्हारा उदास चेहरा देखती हूँ तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। बाकी सब तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं, भले उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन उन्हें सब दिखता है तुम्हारी उदासी।
2 दिन में शिवाय आ जाएंगे, वो तो सब समझ जाएंगे। इत्ती ने खामोशी से उसकी बात सुनी और फिर उसके हाथ से उसका फोन लेकर कुछ टाइप करने लगी। कुछ देर तक उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चली और फिर उसने फोन प्रगति को थमा दिया। प्रगति ने एक नजर उसे देखा, फिर फोन स्क्रीन को देखते हुए उसका लिखा पढ़ना शुरू किया। आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं उन्हें डाइवोर्स दूंगी? नेवर, कभी नहीं। उस दिन जो आपने हॉस्पिटल में कहा उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वो घटिया इंसान नहीं है, समझे आप, और वो बहुत अच्छे हैं। मैं उनकी एक गलती पर पिछली बातें भूल जाऊं। उन्होंने अब तक मुझे कितना प्यार दिया है, मेरा कितना ख्याल रखा है। मैं उन्हें क्यों छोड़ूं? जो हुआ उसके लिए, जिसकी वजह अभी मुझे नहीं पता। मैं स्टूपिड हूँ, बट इतनी भी नहीं कि बिना सच जाने अपने इतने अच्छे रिश्ते को खराब कर लूं। मेरे सैड होने की वजह वो है, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ये सब किया। मैं दुखी हूँ उन्हें इस तरह टूटा हुआ देखकर। मैंने उन्हें हंसते हुए देखा है, गुस्से में देखा है, अपनी हरकतों से इरिटेट होते हुए देखा है, लेकिन कभी इस तरह से टूटा हुआ नहीं देखा। मैं पूरा दिन जब उनकी उदास प्रेजेंस को फील करती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं उन्हें इस तरह हारा हुआ नहीं देख सकती। परसों मैंने उनके लेफ्ट हैंड में चोट देखी थी, कल उनके राइट हैंड में। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं सिर्फ उन्हें ऐसे फील नहीं कर सकती। मुझे उनकी पहले वाली इम्पोर्टेंस चाहिए, उनका पहले वाला प्राउड वापस चाहिए। इस बार मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, हाँ। उसके बाद उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी आहार्य सिंह राजपूत को इग्नोर करने की। उद्धरण चिन्ह। ये सब पढ़ते हुए प्रगति की आंखें आंसुओं से भर गई और होंठों पर मुस्कान खिलाई। उसने अचानक ही इत्ती की गले से लगाकर सुबकते हुए कहा, रियली प्राउड ऑफ यू। पता है सब कहते हैं कि तुम बहुत जिद्दी और बेवकूफ हो, किसी चीज को हैंडल नहीं कर सकती। बट आई नो मेरी नंद बहुत समझदार हैं, जो सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करती हैं। उसने इत्ती के बालों पर किस किया और उसके आंसू साफ करते हुए बोली, वेल मुझे पता था कि जरूर कोई बात है। इत्ती उसे हैरानी से देखने लगी तो उसने आगे कहा, हम जब मैं डॉक्टर से बात करने गई तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा उद्धरण चिन्ह। वो झिझक गई। तुम्हारी इस हालत की वजह। मैं बहुत गुस्से में आ गई थी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। आहार्य को वो बहुत वक्त से जानती हैं, और ये भी जब शादी के दूसरे दिन वो तुम्हें चेकअप के लिए लेकर गए थे। उसकी बात सुनकर इत्ती को 2 दिन बाद थोड़ा सुकून महसूस हुआ। वरना तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता चले किसी ने तुम्हारे साथ ये किया सब किया है तो मैं ऐसे चुप रहती? मैं उसके सामने आते ही उसकी जान ले लेती, चाहे बाद में तुम मुझसे नफरत ही क्यों न करती। और ऐसे घर वालों से इतनी बड़ी बात छुपाती कभी नहीं। आई लव यू दैट मच कि तुम्हें तकलीफ देने वाले के टुकड़े टुकड़े कर सकती हूँ, चाहे वो तुम्हारा हस्बैंड ही क्यों न हो। आई डोंट केयर। इत्ती ने उसकी आखिरी लाइन पर उसे गुस्से से देखा, फिर आगे बढ़कर उसके गले से लग गई। उसने हाथों से हार्ट का साइन बनाकर उसे आई लव यू टू कहा तो प्रगति हंसते हुए बोली, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए साइन लैंग्वेज की कुछ बुक्स ले आऊं। कुछ देर बाद प्रगति उसके लिए खाना लेने चली गई। इत्ती के हाथ में प्रगति का फोन था। उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसके दिमाग में ऋतिक का ख्याल आया। हाँ, जरूर उन्हें सब पता होगा, आखिर वो पूरा वक्त उनके साथ ही रहते हैं। उसने खुद से कहा। एपिसोड 280, पुरानी तस्वीर और कब्र। अब आगे। इत्ती ने चेक किया, उसमें ऋतिक का नंबर नहीं था। होता भी कैसे, ये प्रगति का फोन जो था। और ना उसे ऋतिक का नंबर याद था। ऋतिक का क्या, उसे तो अपना खुद का नंबर भी याद नहीं था। उसे सिर्फ अपने बाबा सा का नंबर याद था। उसके बाद उसने बहुत मुश्किल से आहार्य के कहने पर उसका नंबर याद किया था। इत्ती ने फोन साइड रखा और फ्रस्ट्रेट होकर लेट गई। प्रगति जब खाना लेकर उसके रूम में आई तो उसे ऐसे देखकर बोली, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? इत्ती ने फोन में टाइप का उसे सारी बात बताई। क्यों न तुम मौनी को कॉल करके उसका नंबर ले लो, मेरे पास मौनी का नंबर है। उद्धरण चिन्ह। प्रगति की बात सुनकर इत्ती जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने मौनी को कॉल किया। कुछ रिंग जाने के बाद मौनी ने कॉल पिक किया और बहुत ही बुझी हुई आवाज में हेलो कहा।
इत्ती ने मुंह खोला लेकिन कुछ कह न सकी। उसे अपनी आवाज का ख्याल आया। प्रगति ने उसकी परेशानी समझकर उससे फोन ले लिया। हेलो मौनी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। उद्धरण चिन्ह। प्रगति भाभी। मौनी ने स्क्रीन सामने कर नंबर देखा क्योंकि बिना देखे कॉल पिक किया था। हाँ, मौनी रुंधे गले से बोली, आपको पता है भाभी सा कहाँ है? न उनका कॉल लग रहा है न कुछ। उद्धरण चिन्ह। रिलैक्स, वो मेरे सामने हैं। प्रगति ने इत्ती को देखते हुए जवाब दिया। माँ, मुझे उनसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, प्लीज आप उन्हें फोन दीजिए। उद्धरण चिन्ह। मौनी जो बेड पर बैठी थी वो झटके सी उठकर खड़ी हो गई। सॉरी, वो बात नहीं कर सकती, आई मीन वो बोल नहीं सकती, उसकी आवाज चली गई है। उद्धरण चिन्ह। क्या बट कैसे? वो कैसी हैं? मौनी चौंकते हुए बोली। वो सब मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मुझे ऋतिक का नंबर चाहिए, इट्स अर्जेंट। उद्धरण चिन्ह। ऋतिक का नाम सुनते ही मौनी रोने लगी। प्रगति ने कॉल स्पीकर पर किया। वो ऋतिक, वो जेल में है, कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। वॉट? बट क्यों? प्रगति हैरानी से बोली। इत्ती ने टेंशन से प्रगति का हाथ पकड़ लिया। डोंट नो, 4 दिन से वो जेल में हैं। उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने सिंह कॉरपोरेशन की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक की है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। हमने कितनी कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। भाई सा उन्हें जेल से निकाल सकते हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं है वो कहाँ हैं। उनका कॉल भी बंद आ रहा है। भाभी सा को तो पता होगा ना वो कहाँ हैं। प्लीज उनसे बोलिए वो भाई सा से बात करें। उद्धरण चिन्ह। वो बिफर बिफर कर रोते हुए बोली। इत्ती उसकी सारी बात सुनकर एकदम हैरान हो गई। आखिर ऋतिक जेल में था और आहार्य ने कुछ नहीं किया, उसके लिए यकीन करना मुश्किल था। तुम रो नहीं, ठीक है, इत्ती जमाईसा से बात करेगी। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर उसे समझाने के बाद प्रगति ने कॉल कट कर दिया। उसने इत्ती के देखा जो बहुत परेशान थी। इत्ती ने उसका फोन लिया और टाइप किया, मुझे जाना है। उद्धरण चिन्ह। कहाँ? इत्ती ने फिर टाइप किया, सब सॉल्व करने। उद्धरण चिन्ह। प्रगति ने सोचकर हाँ में सर हिला दिया। आहार्य की कार इस वक्त पहाड़ के दम एज पर खड़ी थी। आहार्य कार के आगे वाले हिस्से पर टिककर शर्टलेस जमीन पर बैठा था। इस वक्त राजस्थान में शदीद गर्मी थी। आहार्य जहां बैठा था वो जमीन तप रही थी। दिन का वक्त था, सूरज एकदम नजदीक था। गर्मी से उसका जिस्म लाल पड़ गया था और पसीने से बुरी तरह से तर था। बावजूद इस तकलीफ के वो लगातार शराब पिए जा रहा था, जिससे उसका जिस्म बुरी तरह से जलने लगा। उसके जिस्म की शदीद तकलीफ भी उसके जहन की तकलीफ को कम नहीं कर पा रही थी। वो कितनी भी कोशिश करता, लेकिन उस रात के मंजर को भूल नहीं पा रहा था। जैसे इन कुछ दिनों में वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। जैसे ही वो उन सभी चीजों को याद करता खुद को एक नई तकलीफ देता। उसके अपर बॉडी पर कई चोटें थी और दोनों हथेली पर पट्टी बंधी हुई थी। उसके हाथ से शराब की बोतल छूट गई और उसने कार से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। शाम का वक्त था जब इत्ती जयपुर पहुंची। पहले इस जाने की जगह वो पुलिस स्टेशन गई। देखिए मैम, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं मिस्टर सिंह की इजाज़त के बिना उन्हें नहीं छोड़ सकता। उन्हें बेल देने के लिए भी मुझे उनके साइन चाहिए या सिंह कॉरपोरेशन का ऑफिशियल स्टाम्प। उद्धरण चिन्ह। सीनियर इंस्पेक्टर ने बहुत ही इज्जत से उसे सब समझाया। वो बहुत ख्याल रख रहा था कि वो उसकी जरा भी डिसरिस्पेक्ट न करे। उसकी बात सुनकर इत्ती ने प्रगति को परेशानी से देखा और चेयर से उठ गई। अचानक ही उसे कुछ ध्यान आया। हाँ, स्टैम्प, इसके बारे में आहार्य ने उसे बताया था, आखिर वो उससे कुछ नहीं छुपाता था। ये स्टैम्प सिर्फ वही यूज कर सकता था। इसका डिजाइन उसकी कंपनी का लोगो था। ये उसके सीक्रेट लॉकअप में था। जाहिर था ये किसी गलत हाथ लगा तो प्रॉब्लम हो सकती थी। इत्ती ने जल्दी से प्रगति का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से चली गई। इत्ती उसी सीक्रेट लिफ्ट से आहार्य के ऑफिस कैबिन में आई जिससे वो हमेशा आती थी। उसने चारों ओर देखा, कैबिन बिखरा हुआ था। उसे मौनी की बात याद आई, वो काफी दिन से न ऑफिस गया था न घर आया।
इत्ती जल्दी से कैबिन में बने रूम में गई और बेड के करीब जाकर बेड के हेड रेस्ट को नीचे किया, जो आसानी से नीचे हो गया। वहां एक छोटा सा डिजिटल लॉकअप था। इत्ती ने पासवर्ड एंटर किया तो वो आसानी से खुल गया। आहार्य ने अलावा वो वाहिद इंसान थी जिसे पासवर्ड पता था, जो आहार्य ने खुद उसे बताया था। वहां कुछ चीजें थी जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया। इत्ती ने हाथ बढ़ाकर स्टैम्प उठाया। वो लॉकअप बंद करने वाली थी कि उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। इत्ती ने क्यूरियसली उसे उठाया। वो एक बहुत पुरानी तस्वीर थी। इत्ती की नजरें तस्वीर में उन दो लोगों पर टिक गई, एक औरत और एक छोटा बच्चा। इत्ती उस बच्चे को आसानी से पहचान गई। वो आहार्य था, जो फोटो में काफी पतला दुबला था। फोटो में वो उस औरत का पल्लू पकड़कर कुछ घबराया सा खड़ा था। लेकिन ये औरत कौन थी? इत्ती ने फोटो को पलटा तो पीछे एक डेट लिखी थी। न जाने क्या सोचकर उसने फोटो अपने पास रख लिया और लॉकअप बंद करके हेडरेस्ट को ऊपर कर दिया। आहार्य इस वक्त एक कब्र के सामने घुटनों के बल बैठ था। उसी कब्र के बराबर में दो और कब्रें थी। उन कब्रों से काफी दूरी तक पेड़ पौधे फैले हुए थे। देखने पर ये कोई कब्रिस्तान नहीं था, क्योंकि यहाँ सिर्फ 3 कब्रें थी। आहार्य ने धीरे से कब्र की मिट्टी को छुआ। मॉम, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।